के बीच का जो 36 का आंकड़ा था, उसके बारे में श्रीमती शीला दीक्षित पार्टी के अनुशासन के कारण और अपनी मर्यादा के कारण कुछ बता नहीं सकी और सारे गुस्से का निशाना बनी। हमको उसका कोई लिहाज नहीं करना है। वो सरकार क्या है जिसके पास अपनी पुलिस नहीं है? जो आपने कहा राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में राज्य सत्ता की सबसे बड़ी परिभाषा यही होती कि उसके पास नियंत्रण का, अनुशासन का औजार होता है जी, और वो है पुलिस और सेना। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है बिना दांत के शेर की तरह से। और हम प्रोफेसर साहब, अगर मैं आपको बीच में रोकूं, क्षमा करें मैं आपको अगर बीच में रोकूं। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। आप पहले से जानते थे कि दिल्ली सरकार के मातहत दिल्ली पुलिस नहीं है। आप पहले से जानते थे कि सरकार में आप जिन कंस्ट्रेंट्स के साथ आ रहे हैं वो कंस्ट्रेंट आपके साथ हैं। इसके बावजूद आपने सरकार बनाया और सरकार बनाने के साथ आप अपने दायित्व को निभाने की बात कर सकते थे। लेकिन सड़क पर बैठकर इस 3 सब इंस्पेक्टर के सस्पेंशन की बात को लेकर मुद्दा बनाकर पुलिस वालों को अगर आप कहें कि आप अपनी वर्दी उतारो और प्रदर्शन करने के लिए आ जाओ, आप ये कहें कि मैं एक एनार्किस्ट हूं, तो क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? कल को अगर नरेंद्र मोदी ये करते हुए दिखते तो क्या आप उसका समर्थन करते? नहीं, देखिए, श्री नरेंद्र मोदी ने तो बिल्कुल दूसरा काम किया। उन्होंने तो वर्दी पहना करके बेगुनाहों को उनका पीछा करवाया, उनका कत्ल करवाया। उसको छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी मॉडल बहुत अलग मॉडल है और इसलिए उनके कई बड़े पुलिस अफसर वही काम कर रहे हैं आप जो कांग्रेस और बाकी दल करते हैं। प्रोफेसर साहब, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपकी भाषा में। हम तो खुली सरकार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषा से है, इसलिए पूरे राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए। नहीं, ये लेकिन उसका एक संवैधानिक रास्ता है ना अनंत कुमार साहब, करना चाहिए। अनंत कुमार जी, उसका एक बहुत संवैधानिक रास्ता था। आप जांच रिपोर्ट का इंतजार कर सकते थे जो दिल्ली पुलिस करना चाहती है। उसके बाद अगर आपको लगता कि कार्रवाई नहीं हुई है तब आप कार्रवाई करते, लोग आपको सही मानते। आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राजनीतिक एका एकत्रित करते और उसके बाद सड़कों पर आते, बात समझ में आती। लेकिन यहां पर तो आप अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, और आप पार्टी हैं इसमें, आप अपने कानून मंत्री के किए पर पर्दा डालने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यह बात गलत है? नहीं, कानून मंत्री के खिलाफ तो एफआईआर दाखिल हो गई है और उसको कानून मंत्री को देखना रहेगा। उसमें कोई पर्दा डालने की बात नहीं है। उसका सीसीटीवी फुटेज है, सब उसकी जांच होगी। लेकिन आपने जैसा कहा, बिल्कुल हम विफल हैं। दिल्ली की पुलिस को एफआईआर लिखवाने में हम विफल हैं और जांच जब तक करनी है तब तक कम से कम उसके एसएचओ को उस थाने का इंचार्ज नहीं रहना चाहिए। कौन गवाही देगा उसके खिलाफ? प्रोफेसर साहब, बस एक बात बता दीजिए, मैं इसी बात से शुरुआत करता हूं इस चर्चा की। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आपके पार्टी के तमाम मंत्री और आपकी सरकार आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और अगले 10 दिनों तक रेल भवन के सामने सड़क पर बैठकर सरकार चलाने का दावा कर रही है, ये एकदम सही तरीका है? इसी तरीके से हमारे देश की तमाम सरकारें चलनी चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, हम तो 10 मिनट में इस प्रदर्शन को खत्म कर दें। माननीय गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर, इन्होंने एक त्रिकोण बना रखा है और वो चाहते हैं कि वो हमारी किसी भी बात को न सुने। हमने तो एक निवेदन किया कि इसकी जांच कराओ और उस जांच के दौरान जो दोषी बुनियादी अधिकारी हैं उनका वहां से ट्रांसफर कर दो। प्रोफेसर कुमार, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है इस पर। बना रहे हैं प्रोफेसर कुमार, अगर आप लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला दूं आपको, एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठ चुकी है इस पर। उससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी है ये, और उसमें वक्त लगता है। वो आपकी तरह सर आनंद कुमार जी जरूर लगेगा। सर आनंद जी, देखिए, जो अजय कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी बैठ चुकी है, जुडिशियल इंक्वायरी 1 मिनट में आपके मंत्री की तरह न्याय नहीं दे पाएगी, जैसा उन्होंने मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में किया। 4 लड़कियों को युगांडा की बैठाकर गाड़ी में एम्स पहुंचाया गया जबरदस्ती, उनका टेस्ट लिया गया। पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में जिस तरह भारत की और भारतीयों की छवि बिगाड़ी गई, वो बेहद चिंताजनक, वो अलग पहलू है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जुडिशियल इंक्वायरी जब बैठी है तो इंतजार क्यों नहीं? 1 मिनट में न्याय की क्यों अपेक्षा कर रहे हैं आप उससे? नहीं उर्मिलेश भाई, हम इंतजार पूरा करना चाहते हैं। खाली जिनके खिलाफ जांच है उनको उस थाने से हटा के कहीं और पोस्टिंग पर लगा दीजिए। आप मंत्री को भी हटाएं ना, उसका नैतिक दबाव पड़ेगा। आप मंत्री को हटा देते, उस पर भी नैतिक दबाव पड़ेगा इसका, क्योंकि मंत्री न केवल
युगांडा की लड़कियों को वो गुनाहगार साबित करते हैं बिना जांच के, बल्कि दुकानें तक बंद करवाते हैं रात को या दिन में घूमते हुए। मैं ऐसा बिहार में जानता था होता है कभी कभी, जब खासकर एक मुख्यमंत्री थे, उनके साले साहबान जो थे वो वहां दुकानें बंद कराते थे, दुकानों से सामान निकलवाया करते थे। लेकिन एक ऐसा मंत्री आपकी पार्टी का है जो बाकायदे घूम घूम कर शहर में दुकानें बंद कराता है। ये तो कमाल का न्याय है। ये वो कमिश्नर हैं, विजिलेंस ऑफिसर हैं, वो क्या हैं? उनको बताया जाना चाहिए कि भारत के संविधान में मंत्री की स्थिति क्या है। मैं कहता हूं कि 355 जो संविधान की धारा है, जिसके बारे में मुझसे अधिक आप जानते हैं आनंद भाई, मुझे लगता है उसको आप लोग वायलेट कर रहे हैं, आपकी सरकार वायलेट कर रही है। नहीं, अगर हमसे कहीं कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ है तो हम उसकी सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता की चिट्ठियां, जनता की दरखास्त, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एक औरत की पुकार जो आज सफदरजंग में मौत से लड़ रही है और उस पर एफआईआर नहीं लिखना, उसकी जांच नहीं करना, आप बताएं क्या करेगा मंत्री? के हवाले नहीं किया जा सकता। उंगले जी, अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे बाकी मेहमान को जरा उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल रहा नहीं जा रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यह बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई वो जो 3 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, 3 सब इंस्पेक्टर, उनका ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप मानते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, अगर आप मानते हैं कि वो अच्छा काम नहीं करते हैं, नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं, अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपको लगता है कि वो अपना अच्छा काम नहीं करते, घूसखोर हैं, तो क्या आप चाहते हैं दूसरी जगह जाकर घूसखोरी करने लगे? क्या चाहते हैं आप? नहीं, आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को लाइन हाजिर किया जाता है। तो नहीं, ट्रांसफर करने की मांग क्या है? ये भेजे जाते हैं। सर देखिए, आपने तो हम लोगों को पढ़ाया है, इसलिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, सस्पेंशन का क्या मतलब है? नहीं, ट्रांसफर का मतलब आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको अगर करना ही है तो डिसमिस कराइए, बोलिए कि इसे खत्म कीजिए यहां से। नहीं, डिसमिस बिना, तो आप वहां जांच करने देंगे? आप चाहते हैं कि दूसरे लोग इनको सफर करें? नहीं, उनको लाइन हाजिर कर दीजिए, किसी एक्टिव ड्यूटी से हटा दीजिए। सर, लाइन हाजिर करना कोई पनिशमेंट नहीं है, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। किसी ब्यूरोक्रेट को आप कहीं से कहीं उठाकर डाल दीजिए, पनिशमेंट नहीं होता सर। आप व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं ना, आप इंडिविजुअल को केवल चाहते हैं इधर से उधर करना। लाइन हाजिर का मतलब होता है, सिर्फ आपको बताया जाता है कि जनाब शायद आपने जो किया शायद ठीक नहीं है, जांच के बाद आपकी खैर खबर ली जाएगी। लाइन हाजिर का सिर्फ इतना ही मतलब है, बस इतना ही हम चाहते हैं। हम इतना जांच तो हो ही रही है, जुडिशियल कमीशन बैठा हुआ है। अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार बैठा, लेकिन लाइन हाजिर नहीं हुए, वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सियों पर जमे हुए। कुमार, तो क्या आप चाहते हैं कि गृह मंत्री आज अरविंद केजरीवाल के सामने आकर कहें माई बाप आप जो कह रहे हैं सही है? नहीं, वो अपने एक चपरासी को भेज दें और कहें कि हमने उनको लाइन हाजिर करने का समाचार पा लिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर से या पुलिस कमिश्नर से, बात खत्म। चलिए रामकृपाल जी। नहीं, मैं आनंद भाई मेरे मित्र हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं कि अगर इसमें आपके मंत्री नहीं होते तो क्या एक थानेदार को लाइन हाजिर करने की मांग को लेकर के गणतंत्र दिवस रोके जाने की बात होती? आप जरा सा सोचें इस बात को। या अगर मंत्री की जगह, पहली बात तो यह है कि आप खुद एक पार्टी बन गए हैं और वन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन कॉज, एक बहुत नेचुरल जस्टिस उसका एक वो है, तो हम अपने ही मामले में जज नहीं हो सकते। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सारी संस्थाएं भ्रष्ट ही सही, कम ही सही, लेकिन उन्हीं संस्थाओं के तहत काम करना है, क्योंकि कोई हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में कहीं ये मुद्दा सस्पेंशन का और इंस्पेक्टर का नहीं है, एक प्रेस्टीज इशू बना लिया गया है और वो नाक की लड़ाई हो रही है, यथार्थ की लड़ाई नहीं। बिल्कुल। अब आइए जरा आपको यह भी दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण के दौरान किस तरीके से अपने आप को अराजक कहा, और उसके बाद विजयन जी मचल रहे हैं बहुत देर से, उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। कुछ लोग कह रहे हैं मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं, लेकिन आज इस देश के हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। तो अव्यवस्था फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मानते हैं कि हाँ ठीक है, चलो जो करना है कर लो। विजयन जी। अजय जी, पूरे इस मामले में एक बात बहुत साफ है। एक तरफ बात आती है कि 3 एसएचओ को सस्पेंड कर दीजिए जी,
और एक अल्टीमेटम दिया जाता है फिल्मी स्टाइल से कि 10 बजे तक की मोहलत दी जाती है भारत की सरकार को, और 10 बजे के बाद आम आदमी का कंधा इस्तेमाल किया जाता है अपनी बंदूक चलाने के लिए, और फिर बात की जाती है कि आम आदमी से पैसा लिया जाता है, आम आदमी के साथ पुलिस ज्यादती करती है। प्रश्न ये है कि अगर पहले ही दिन एक बड़े मुद्दे को लेकर के सरकार चलती और जनता के बीच में उसको पॉजिटिविटी के साथ हल करने का प्रयास करती है, गवर्नेंस का रोल मॉडल देती, एक रोड मैप देती और एक स्थायित्व देती, एक व्यवस्था देती, एक पारदर्शिता देती, तो मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा दूर तक ये पार्टी अपना मनों में स्थान दे पाती। लेकिन आज उस तरह ये करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह एक 3 घंटे की फिल्म का शो होता है और हीरो 8वीं मंजिल से कूदता है और किसी को पकड़ता है, किसी को दबोचता है और उसको एक पिक्चराइज किया जाता है कि वाह 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 वाह, और तालियां बटोरकर वो निकल जाता है और पिक्चर खत्म हो जाती है। ये आम जिंदगी है, आम आदमी की जिंदगी है, ये पूरे देश का भविष्य है, समाज है। ये 3 घंटे का शो नहीं है, ये 2020 का मैच खेलने की कोशिश की जा रही है। सरकार को इस्तेमाल किया जा रहा है टूल की तरह, इसे एक राजनीतिक मोर्चा बना लिया गया है 2014 में सीटें प्राप्त करने का। अजय जी, बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार खो गई है। बिल्कुल, हम इसकी सरकार अस्तित्व में नहीं है, और सिर्फ आज अरविंद केजरीवाल को देख करके नहीं लगता है ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक वोटों के सौदागर हैं जो सिर्फ वोट पकाने की कई बातें आपने एक साथ कह दी विजयन जी। अब लगता है प्रोफेसर कुमार को इस पर बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले बरखा जी, नहीं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास भी, लेकिन बरखा जी, क्या आपको लगता है कि ये नायकन फिल्म चल रही है, अरविंद केजरीवाल उससे बहुत प्रभावित हो गए? दीपक जी, मैं एक शेर आपको सुनाऊंगी कि दोपहर तक बिक गया बाजार का सब झूठ और हम शाम तक सच की दुकान लगाए बैठे रहे। तो ये झूठ का पुलिंदा जो था वो अब खुल चुका है और हकीकत सबके सामने आ गई है। ये शुरू से आज तक एक फिल्म जैसा कि एक फिल्म की तरह चल रहा है, वाकई फिल्म की तरह चल रहा है। जो ये हो रहा है, जो इन्होंने किया है, सिर्फ अपने एक मंत्री को बचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा, जो कि मैं आपको बताऊं, मैं महिला आयोग में रेप क्राइसिस सेल चलाती हूं। जब से 22 दिन हुए हैं इनकी सरकार को, और 22 दिन में 94 बलात्कार हो चुके हैं। उसका कोई वो नहीं, सिर्फ इनको एक डावरी का, एक गैंग रेप का और एक ये मालवीय नगर, ये 3 केस इनकी जबान पे हैं। और उन केसों में भी सिर्फ वो मालवीय नगर का, चूंकि इनके मिनिस्टर साहब रात में जाते हैं, ठीक है, आपको दुरुस्त करना है, व्यवस्था ठीक करनी है, आप करिए। सिर्फ वो मालवीय नगर का, चूंकि इनके मिनिस्टर साहब रात में जाते हैं, ठीक है, आपको दुरुस्त करना है, व्यवस्था ठीक करनी है, आप करिए। आप नुमाइंदे हैं, जनता ने आपको चुना है, लेकिन उसका तरीका होता है। बरखा जी जो कह रही है कि अगर 3 एसएचओ ट्रांसफर हो जाते तो बरखा जी के हिसाब से 94 बलात्कार माफ सरकार के लिए। चलिए, इसका तो अर्थ ये हुआ। बिल्कुल, उसका एक तरीका होता। देखिए, मैं बात पूरी करने दीजिए। आप जो युगांडा की महिलाएं आज मेरे पास आई हैं, उनके शरीरों पे चोटें लगी हुई हैं, मेरे पास कंप्लेन करी है।